नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपके समक्ष तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यांकन के संबंध में चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वह वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक इसके द्वारा किए गए कार्यों, इसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिकाओं आदि के आधार पर यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थिति है वह ना तो पूर्ण रूपेण सफल अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है और ना ही पूर्ण रूपेण असफल संगठन के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है। कुछ मामलों में या कहें कुछ विवादों में संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी उपादेयता पूर्ण रूपेण सिद्ध नहीं कर पाया, या कहें कि अपने महत्व को पुष्ट नहीं कर पाया। वहीं बहुत सारे ऐसे मामले या मुद्दे हैं या विवाद या संघर्ष की स्थितियां थीं जिन्हें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बखूबी उनका निष्पादन किया। अतः हम यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थिति है इसकी विकास यात्रा पर नज़र डालकर इसके कार्यों का मूल्यांकन कर हम कह सकते हैं कि यह एक मिश्रित स्थिति वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अपने कार्यों को बेहतरी से करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, किंतु इसमें समय के सापेक्ष किन्हीं आवश्यक सुधारों संशोधनों की भी आवश्यकता हमको प्रतीत होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वैश्विक शांति और सुरक्षा इसकी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से है। यहाँ पर हम यह भी कहना गलत नहीं समझते कि वैश्विक शांति को खतरे में डालने वाला कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष उस समय ही उभर सकता है या पनप सकता है जबकि उसको जो बड़ी महाशक्तियां हैं या बड़े राष्ट्र हैं उनका समर्थन या सहायता प्राप्त हो। और ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद की जो स्थिति है वो काफ़ी बौनी प्रतीत होती है, काफ़ी कमज़ोर प्रतीत होती है, क्योंकि ये जो महाशक्तियां हैं इनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अंतर्गत वीटो की या निषेधाधिकार की शक्ति है। अतः इन सब के कारण कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमा दृष्टिगत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से ही 5 या 6 बड़े संघर्ष या अंतर्राष्ट्रीय संकट जो हैं वो हमको दृष्टिगत होते हैं, जैसे कि बर्लिन का संकट जो 1948 से 49 तक हुआ, क्यूबा का संकट 1962 वाला, हंगरी का संकट 1956, चेकोस्लोवाकिया का संकट 1968, वियतनाम युद्ध 1968 से 73 तक जो हुआ, या इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि 1979 का अफ़गानिस्तान का संकट, 1981-2 का पोलैंड का संकट,
या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो 2003 में हुआ, ये कहीं ना कहीं यह दर्शाते हैं कि इन सब में जो कोई ना कोई महाशक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लिप्त थी, इनमें भागीदार थी। इसलिए इन सब के अंतर्गत सुरक्षा परिषद कोई महत्वपूर्ण या असरदार या प्रभावी कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। तो ये सब जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति को इंगित करती हैं। यह बात सही है कि पिछले 70 सालों में कोई महायुद्ध या अमेरिका और रूस के बीच कोई सीधा संघर्ष या टकराव नहीं हुआ, लेकिन इसका जो श्रेय है वो दोनों के बीच में जो संतुलन था उसको अधिक जाता है बनस्पत संयुक्त राष्ट्र संघ को। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो युद्ध निरोधक भूमिका है उसके संदर्भ में हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि पिछले 5-6 दशकों में लगभग 150 छोटे बड़े संघर्ष हुए हैं, जिसमें कि भारत चीन युद्ध, भारत पाक का संघर्ष है 4 बार का, अरब इजराइल युद्ध है 4 बार का, इथोपिया सोमालिया का संघर्ष है, वियतनाम कंपूचिया का संघर्ष है, युगांडा और तंजानिया का संघर्ष है, इराक ईरान युद्ध है। इस प्रकार के कई सारे जो संघर्ष या विवाद या झगड़े हुए और इन सब का निपटारा जो है वो संबद्ध जो देश थे उनकी सीधी प्रत्यक्ष वार्ता से हुआ या किसी अन्य की मध्यस्थता से हुआ। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही, या ये कह सकते हैं कि नगण्य रही, शून्य रही। तो जो विवाद झगड़े या उनके शांतिपूर्ण निपटारे के सिलसिले में भी बहुत कुछ ऐसी स्थिति हमको संयुक्त राष्ट्र संघ की नज़र आती है। तो यदि हम कहें कि क्या वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में विफल रहा है, तो यहाँ हम ये कहेंगे कि इन सब कमजोरियों के बावजूद भी हम ये मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने संघर्ष की बहुत सारी स्थितियाँ, जैसे कि कॉन्गो और साइप्रस में थी, जो शांति रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जैसे कि भारत बांग्लादेश विवाद, पश्चिम एशिया संकट के अंतर्गत विचार विमर्श और सलाह मशवरे के माध्यम से जो हालात की गलतफहमी थी उसको इन्होंने जो है दूर करने का प्रयास किया। अफ़गानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बारे में भी जेनेवा समझौता, इराक ईरान युद्ध विराम समझौता, अंगोला से क्यूबाई जो सैनिक थे उनकी वापसी के लिए पर्यवेक्षक दलों का तैनात करना, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हम इसके अंतर्गत मान सकते हैं। वर्तमान में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 15 शांति सेनाएं बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर तैनात हैं। 1945 से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में लगभग 172 क्षेत्रीय संघर्षों का निदान शांतिपूर्ण समझौतों द्वारा किया गया है। तो हम कह सकते हैं इन सब चीज़ के आधार पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को उग्र होने से रोकने के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यशैली अब तक रही है उस पर प्रकाश डालने के लिए हमको पर्याप्त नज़र आती है। जब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जाए, तो हम कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में हमको कई सारे दोष और त्रुटियां दिखती हैं। जैसे कि महाशक्तियों को जो वीटो का अधिकार प्राप्त है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्ग में एक बाधा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसकी संवैधानिक व्याख्या का अभाव है। इसके अतिरिक्त जो इसका दूसरा अनुच्छेद है वो स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार की व्याख्या के संबंध में कोई निश्चित व्याख्या नहीं करता। इसके अतिरिक्त
संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना या पुलिस शक्ति नहीं है। तो ये बातें कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति जो है उसके संदर्भ में जो सीमांकन है उसको इंगित करती है। तो हम यह मानते हैं कि यदि हम कुछ महत्वपूर्ण संशोधन या सुधार करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थिति है वह थोड़ी सुधर सकती है, जिसमें कि जो नए राष्ट्र हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना और इसमें जो निषेधाधिकार का जो प्रयोग किया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और यह प्रयास रहना चाहिए कि अधिकाधिक वैश्विक राष्ट्र इसके सदस्य बन सकें। इसके अतिरिक्त जो वीटो की व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि वीटो की वजह से बहुत सारे जो कार्रवाइयों में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके भी जो संबंधित कार्य हैं उनमें भी सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है। महासभा जो है उसकी स्थिति में भी सुधार हमको आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जो घरेलू क्षेत्राधिकार है उसका निर्धारण भी किस प्रकार किया जाए इस संबंध में भी एक स्पष्ट स्थिति प्रकट होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके क्षेत्राधिकार को और अधिक स्पष्ट और अनिवार्य करने की आवश्यकता भी हमको प्रतीत होती है। वहीं महासभा के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो स्थिति है वह हमको आवश्यक प्रतीत होती है। इसके अलावा यहाँ यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सदस्यता महासभा द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप जो हैं इनके देशों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने संबंधित भी स्थिति और मजबूत होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठक होनी चाहिए। एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल और जो उसकी आय के प्रमुख साधन हैं उनको और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता हमको जो है नज़र आती है। जब हम बात करते हैं